Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis series and उसी series के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के जो एग्जामिनेशंस चल रहे हैं उनके बारे में। So guys as we all know आज आपका 5th of March 2025 का आपका आरपीएफ कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है जिसका एग्जाम एनालिसिस वीडियो लेकर हम आ चुके हैं। And what are we gonna do in this video is we will be discussing and covering all of those GK GS questions जो कि आज यानी 5th मार्च के आपके आरपीएफ कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में गाइस पूछे गए हैं। तो गाइस अगर आपने एग्जाम दिया है तो प्लीज कमेंट में जरूर से मेंशन कर दीजिएगा इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग। अगर आपने एग्जाम नहीं भी दिया है तब भी आप इस वीडियो को जरूर से पूरा देखें बिकॉज इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। क्योंकि गाइस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की उठा के अगर हम बात कर ले तो जीके जीएस इज समथिंग दैट इज बीइंग आस्क्ड इन ऑल ऑफ दोज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो और इस तरह की वीडियोस देखने से क्या होता है गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस देखने से आपको पता चलेगा कि भाई जो लेवल है ना, जो जो लेवल आ रहा है एग्जामिनेशंस का वो किस तरह का आ रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली एसएससी के एग्जामिनेशन खत्म हुए हैं तो उससे काफी सारे कैंडिडेट्स को ये पता चला था कि हाँ भाई इस तरह का ट्रेंड आ रहा है, इस तरह का पैटर्न आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि अगर हम अभी जो रिसेंटली जीडी के पेपर हुए थे उसकी बात करें तो उसकी जो मेन टॉपिक रहे थे जिनको टारगेट किया गया था वो थे आपके 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स हो गए, उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, आर्टिकल्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, फोक डांस हो गए, फोक म्यूजिक हो गए। ये तो कुछ ऐसे टॉपिक थे जो कि बहुत ही ज्यादा टारगेट करे जा रहे थे जीडी के एग्जाम में। तो उसी तरह से इस बार आरपीएफ कांस्टेबल का क्या सीन चल रहा है, लेट मी जस्ट डिस्कस दैट विद यू इन दिस वीडियो। ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाओ यारो, सब्सक्राइब कर लो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एंड ऑल्सो प्लीज नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना मत भूल देना भाई। आप सब्सक्राइब तो कर लेते हो पर नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करना भूल जाते हो, उससे फिर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलते जब भी हम किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अपना चैनल पर आते हैं। तो प्लीज उस बेल आइकन को हिट करना मत भूलना अगर आपको चाहिए टाइम टू टाइम डेली अपडेट्स ऑन दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो आरपीएफ का हो चाहे एसएससी का हो। ओके, तो बहुत हो गई बातें, नाउ लेट्स क्विकली मूव इनटू द वीडियो एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। सो गाइस फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज पूछा गया था वो था चिल्का झील का, कि जो ये चिल्का झील है ये किस रिवर पर लोकेटेड है। सो गाइस सबसे पहले तो यही आपको पता होनी चाहिए कि जो चिल्का लीव है ना वो ब्रैकिश वाटर लेगून आप बोलते हैं ना उसको, वो वैसी रिवर है जो खारे पानी का झील जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरे ही पुरी पे, खुर्दा पे, गंजम पे, ये जो उड़ीसा के ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है ना वहां पर फैली हुई है। और ये इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड है एट द माउथ ऑफ द दया रिवर। तो अगर आपसे नदी पूछा गया है तो नदी होगा दया रिवर। सो दया रिवर इज योर करेक्ट आंसर। अब इस लेक की बात करें तो ये जो लेक है इट इज सिचुएटेड इन बिटवीन द गोदावरी रिवर एंड इन द साउथ एट द आंध्र प्रदेश। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो गाइज अगर अपन गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो सबसे पहले तो और सबसे ऊपर आती है इंडियन आर्म्ड फोर्स। उसके बाद अगर अपन टाटा ग्रुप देख लेते हैं तो गाइज जो टीसीएस है दैट इज एट नंबर वन, दैट इज टुडे स्टैंडिंग एट नंबर वन विच इज प्रोवाइडिंग द ह्यूज एम्प्लॉयमेंट टू द नेशन। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन सेकंड नंबर की बात करें तो वो हो जाता है इन्फोसिस। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में गिवन है दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है कि विच आर्टिकल। गाइज आज के पेपर में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहा है ना उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आए हैं। तो प्लीज आपको उसके रिलेटेड चाहे आर्टिकल हो, चाहे अमेंडमेंट में हो, या सूचियां हो, या किस भाग में कौन सी चीज गिवन गई है, या अनुसूचियां है, या फिर वो जो कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह है, वो तीनों सूचियों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये चीज भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। So coming back to the question, which article of the Indian Constitution states that laws inconsistent with or violating fundamental rights shall be void, meaning these laws shall be subject to judicial review। तो ये आपका कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो बताता है? तो गाइस अनुच्छेद 13 is the correct answer।
Okay, next question है which act ended the rule of the British East India Company in India and brought India under the crown of England? तो ये जो एक्ट था वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं GOI एक्ट 1858. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 was that rule जिसने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका रूल इंडिया में खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी एंड यस एंड जो इंडिया थी वो इंग्लैंड के क्राउन के अंडर आ गई थी. Okay, next question on what is India's second 5-year plan based? So because हम second 5-year plan की बात कर रहे हैं, so let me just tell you कि second 5-year plan जो था ये आपका 1956 to 1961 पे चला था, and it was that plan जो कि महालनोबिस मॉडल का ऊपर based था. ठीक है, it was completely based on महालनोबिस मॉडल जो कि propound किया गया था by a famous statistician जिनका नाम था प्रोफेसर प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस. बिकॉज महालनोबिस जी ने इसको प्रेजेंट किया था, इसको propound किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका थ्योरी दे दिया गया था सेकेंड 5-year प्लान का. एंड यस, ही वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. ठीक है, और ये जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, जिनको हम फुल फॉर्म अगर बात करें प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस की बात करें, so he was also known as the founding father of heavy industries in India, and because of this reason जो हमारी सेकेंड 5-year प्लान थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बेस्ड थी काफी ज्यादा. Okay, next question. The process of converting sugar into alcohol is called, so guys वो fermentation कहलाता है. नेक्स्ट है एमपॉक्स. गाइज रिसेंटली बहुत ज्यादा प्रचलन में आया था, जिसमें आपको पता ही नहीं था काफी लोगों को कि सॉरी एक्सक्यूज मी. सो गाइज उसमें काफी लोगों को पता ही नहीं था कि उस एम पॉक्स में एम का मतलब क्या है. तो हेयर गाइज एम पॉक्स जो था ये था आपका मंकी पॉक्स, एक वायरस था जो कि मंकी से फैल रहा था, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसका नाम पड़ गया था मंकी पॉक्स, यानी कि शॉर्ट में एम पॉक्स. ये एक तरह का वायरस था जो कि काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहा था अमंग ह्यूमन एंड एनिमल्स. Okay, next question. Which Indian freedom fighter hoisted the flag known as the Saptarishi flag at Distant Guard in Germany in 1907? So guys, it was Madam Bhikaji Kama. So ये आपको याद में रखना है. और ये जो मैडम भीकाजी कामा है, जिनको यूजुअली एंड मोस्टली मैडम कामा के नाम से जाना जाता है, शी अनफर्ल्ड द फ्लैग जिसको सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है एट Stuttgart in Germany in 1907. ओके गाइस, इसको करेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर होगा STUTGART. ओके, STUTTGART. आई होप यू गॉट दैट. ओके, जो मैडम कामा थी, शी वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. तो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी उनका काफी अच्छा खासा हाथ रहा था. And she herself was born in Mumbai in a large affluent Parsi Zoroastrian family. So she was a Parsi basically. Okay guys, next question है what function do white blood cells perform in the body? So guys, WBCs जिनको हम short में WBC बोलते हैं और full form जिसको हम white blood cells बोलते हैं. So guys, इनको हम ना ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, और उनके कुछ functions होते हैं जैसे कि protecting the body from infection. ठीक है, जिसमें नंबर 1 यही होता है प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन. ठीक है, और वो किस तरह से दे अटैक अननोन ऑर्गेनिजम्स जो कि बॉडी में एंटर करते हैं, WCC उस चीज से बचाते हैं. दूसरा है रिमूविंग डेड और डैमेज्ड सेल्स, तो बॉडी में जो भी डेड और डैमेज सेल होते हैं उसको रिमूव करते हैं. तीसरा है डिफेंडिंग अगेंस्ट पैथोजेंस जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए, वायरस हो गए, फंजाई हो गया. Okay, next question. Which theory is not included in the guiding principles of policies, जिसको हम DPSP भी बोलते हैं. तो guys उसमें नेहरू principle जो है, it is not based on that. Okay, next question. What was the main cause of the 1857 revolution? So guys, the revolt of 1857 जो था उसका जो मेन रीजन था होने का वो ये था कि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी ऑफ इमीडिएट एनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसके कारण इसको 1857 का आंदोलन करना पड़ा. ठीक है,
और इस चीज को कौन प्रमोट कर रहे थे? लॉर्ड डलहौजी प्रमोट कर रहे थे, हु वाज द प्राइमरी पॉलिटिकल कॉज of this particular revolt that happened in the year 1857. So कहीं ना कहीं लॉर्ड डलहौजी का नाम सामने आता है when it comes to the talk of the revolution of 1857. Okay, next question. What is the only active volcano in India located in the Andaman and Nicobar Island? So guys, वो है Barren Island. So Barren Island आपको अच्छे से याद कर लेना है. Which is one of the most pristine gems of Andaman. The 354-meter high Barren Island is the only active volcano in India right now. ठीक है? Which is having a volcanic crater जो कि around 2 kilometers wide है and along a chain of volcanoes जो कि सुमात्रा से म्यांमार तक चलती है और जो बैरन आइलैंड है वो सोल ही एक्टिव वोल्केनो है राइट नाउ राइट अवे. Okay guys, so the next question is what military exercises takes place between France and India? So guys, there are some bilateral exercises that actually takes place between two nations. उसी के तरह से एक एक्सरसाइज है जिसका नाम होता है शक्ति एक्सरसाइज. सो शक्ति एक्सरसाइज इज नथिंग बट इट्स अ बायलैटरल एक्सरसाइज जो कि आर्मीज ऑफ इंडिया और आर्मीज ऑफ फ्रांस के बीच में होती है. ठीक है. एंड इट इज अ बायनियल एक्सरसाइज जो कि इंडियन और फ्रेंच आर्मीज के बीच में होती है और ऑल्टरनेटली दो कंट्रीज के बीच में होती है. ठीक है. जो लेटेस्ट एडिशन है शक्ति एक्सरसाइज का वो मेघालय में 2024 में इट बेसिकली टुक प्लेस. Apart from Shakti, if we talk about the other military exercises that happens and takes place between India and France, तो उसमें वरुण और गरुण का भी नाम आता है. Okay, next question. What is the maximum number of members that can be in the Rajya Sabha, which is also known as the upper house of parliament? So guys, basically 250 members हो सकते हैं और होते हैं, जिनमें से जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति चुनते हैं और जो बाकी के 238 सदस्य होते हैं उसको राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उसके प्रतिनिधि चुनते हैं. बेसिकली स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो भी प्रतिनिधि हैं जो भी वहां उनको जो बाकी 238 मेंबर हैं उनका चुनाव करते हैं. राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसको भंग नहीं किया जा सकता है. इसी तरह से गाइस, अगर राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था जो है अगर आपसे पूछा जाता है ये किस देश से ली गई है, तो ये आयरलैंड से ली गई है, ये भी आपको याद रखना है. और राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों के अगर हम कार्यकाल की बात करें तो गाइस वो 6 साल का होता है. Okay, next question. Who was the last ruler of the Mughal Empire? So Mughal Empire का जो अंतिम शासक था वो था बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लास्ट एम्परर था मुगल डायनेस्टी का. ठीक है. उसने थ्रोन को असेंड किया था 29th of September 1837 ड्यूरिंग हिज कोरोनेशन एट द रेड फोर्ट, जो कि लाल किले पे उसका कोरोनेशन हुआ था. और उसने रूल किया था मुगल एम्पायर के ऊपर कम से कम काफी साल के लिए. और कब किया था? 19th सेंचुरी के शुरू में ही उसने ये कार्य शुरू कर दिया था. Okay, next is who is considered the originator of सितार? तो guys खुसराव खान is the correct answer. अगर खुसराव खान आपको ऑप्शन में नहीं गिवन है, अमीर खुसरो गिवन है, then अमीर खुसरो is the correct answer. ठीक है. So खुसराव खान की हम बात करें तो he is an 18th century figure of the Mughal Empire जिनको modern scholarship दिया गया एज द इन्वेंटर ऑफ सितार पर्टिकुलरली. ठीक है. अकॉर्डिंग टू मोस्ट हिस्टोरियंस जो सितार है उसका जो डेवलपमेंट किया गया है वो एक ईरानियन इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाना जाता है और जो अब्बासिद और साफाविद ओरिजिन है वहां से आया हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज इंटेंसिव एग्रीकल्चर नोन एज इन आंध्र प्रदेश? तो गाइस कुछ अलग अलग नाम होते हैं, तो सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन. और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग स्टेट्स में. जहां आंध्र प्रदेश की अगर अपन बात करें तो उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन को वहां पोडू, बीवार और पेंडा के नाम से जाना जाता है. दीज आर द लोकल नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशंस दैट आर यूज्ड देयर इन आंध्र प्रदेश.
अब नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पोडू, बेवार एंड पेंडा, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. सो पोडू की अगर अपन बात करें तो पोडू इज बेसिकली अ तेलुगु वर्ड जिसका मतलब होता है अ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन. ठीक है, जो कि ट्राइब्स यूज करती है बेसिकली इंडिया में. इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर में क्या होता है, अलग अलग एरियाज जो फॉरेस्ट के होते हैं उसको क्लियर अप कर दिया जाता है. कैसे? बाय बर्निंग, एंड द लैंड इज क्लियर टू हाँ, एंड द लैंड इज देन क्लियर टू बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स देन. तो ये होता है पोडू के अंदर. और जनरली इसका जो प्रैक्टिस होता है वो हिल स्लोप्स में होता है, जो आंध्र प्रदेश के हिल स्लोप्स हैं वहां पे. ठीक है, इसीलिए ये एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का टाइप कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट बेवर, तो बेवर जो है वो भी एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही टाइप है और उसको मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया गया है. और ये जो है ये बाइगा ट्राइब जो मंडला में रहती है और डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के वहां रहती है, वो बेसिकली मंडला और डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट के लोग जो होते हैं ना, वहाँ के जो बाइगा ट्राइब होती है, वो इस बेवर यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को परफॉर्म करते हैं. एंड इसको आउटलॉ कर दिया गया है अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट बेवर. नाउ वी टॉक अबाउट पेंडा. सो पेंडा जो है ये एक इलीगल फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जो कि महाराष्ट्र में किया जाता है. यूजुअली ये मैदा ट्राइब जो है, जो हिली रीजन्स होते हैं, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र का, वहां के लोग इसको करते हैं. Okay, guys, so that was the type of shifting cultivation. Now let's talk about कि shifting agriculture basically होता क्या है. So guys, as the name suggests, it is a form of agriculture जो कि shift होता रहता है एक land से दूसरे land तक. ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे. ठीक है, इस तरह का जो एग्रीकल्चर होता है ना, ये ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा किया जाता है जो कि फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं. अ पीस ऑफ लैंड को वो क्लियर कर लेते हैं, उस पे क्रॉप्स उगाते हैं और उसके बाद उस लैंड को शिफ्ट कर लेते हैं. वहां तो बारन छोड़ देते हैं, उसके बाद दूसरे लैंड पे पहुंच जाते हैं, वहां पे क्लियर अप करते हैं, वहां पे क्रॉप्स को उगाते हैं एंड देन दे डू दी एग्रीकल्चर थिंग देयर. शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है बिकॉज ये बहुत ज्यादा आपको टाइम देता है नेचुरल रिवाइवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. एंड अगर अपन डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज ये है कि आपको ना कट डाउन करना पड़ता है, बहुत सारा ट्रीज हो गया, हर्ब्स और शर्ब्स और इधर उधर जो भी उगा होता है वो सब आपको हटाना पड़ता है, जो कि सॉइल इरोजन और इकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस में रिजल्ट करता है. सो ऑब्वियसली हर चीज का प्लस माइनस होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का भी है. सो या दैट इज ऑल अबाउट इट. ओके गाइज, इसके अलावा इंटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग की अगर अपन बात करें तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर जो होती है, इट इज दैट फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल लगता है विद रिस्पेक्ट टू द लैंड विच इज अंडर यूज. ठीक है, इसीलिए उसको हम इंटेंसिव एग्रीकल्चर या इंटेंसिव फार्मिंग के नाम से जानते हैं. अगर अपन एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर की बात करें तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर जो होगा वो ये होगा जो कि स्मॉल इनपुट्स को यूज करता है, जैसे कि लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, विद रिस्पेक्ट टू द एरिया बीइंग फार्म्ड इन, उसको हम एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोलते हैं. इसके अलावा अगर अपन प्लांटेशन कल्टीवेशन की बात करें तो ये उस तरह का कमर्शियल कल्टीवेशन होगा जो कि जिसमें एक सिंगल क्रॉप जो होता है उसको उगाया जाता है फॉर द एंटायर ईयर, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर भी लगता है, कैपिटल भी लगता है, इसीलिए वो प्लांटेशन कल्टीवेशन कहलाता है. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दैट व्हिच मिनिस्ट्री इज रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा स्कीम. सो गाइस, जो वो है उसका है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. और जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, इट वाज गिवन द चार्ज ऑफ सुपरवाइजिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड इज द लार्जेस्ट स्कीम व्हिच इज रन बाय दिस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री. सो द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द करेक्ट आंसर. ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कॉप 29 के बारे में पूछा गया था जो कि लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर हुआ था. सो कॉप 29 समिट जो है ये कहां पर हुआ था, ये आपसे पूछा गया था. सो गाइस बेसिकली 11 टू 22 नवंबर 2024 को कॉप 29 समिट हुआ था एंड इट वाज आयोजित इन बाकू अजरबैजान. ठीक है, so that was about COP 29. If we talk about the COP 30 event that is going to be organized this year, तो वो कहाँ होगा, अगेन वो नवंबर 2025 में होगा. डेट्स अभी प्लान्ड नहीं है लेकिन कहाँ होगा, इट हैज टू बी
ऑर्गेनाइज्ड इन बेलम, ब्राजील। ओके गाइज, नेक्स्ट आपको फुल फॉर्म पूछा गया था HIV का। सो गाइज, इट्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये जो है ये बेसिकली एक रेट्रो वायरस है जो कि डायरेक्टली अटैक करता है और जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका इम्यून सिस्टम जो होता है उसको ब्रेक डाउन करता है। Okay, next question. Who's the Chief Minister of Odisha and which party is he associated with? So if we talk about the name of the CM of Odisha, so it's Mohan Charan Manji. And if we talk about कि वो किस particular party से related है, तो वो BJP, भारतीय जनता पार्टी legislative जो party है उससे related है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द शॉम्पन्स ट्राइब फाउंड? तो गाइज वो अंडमान और निकोबार में पाई जाती है, जिसका नाम होता है शॉम्पन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द मौर्य कम्युनिटी? सो गाइज जो मौर्य डायनेस्टी है, आई वुड से नॉट कम्युनिटी, इट हैज टू बी डायनेस्टी देयर, और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको इसका शुरुआत करा था। तो जो मौर्य एम्पायर है वो फाउंड किसने किया, कब किया? तो फाउंड किया चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 BCE में, ठीक है, जिन्होंने नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रोन किया था और रैपिडली एक्सपेंड कर दिया था अपना पावर वेस्टवर्ड साइड में across central or western India in order to take the advantages. Okay, next question. The excavation case of the vast bathing area was done from which Harappan site? तो इसका correct answer होगा Mohenjo-daro. Okay, guys, the most famous building to be found in the Harappan excavation was the Great Bath at Mohenjo-daro. मोहनजोदारो जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन है हरप्पन सिविलाइजेशन का, जो कि लरकाना डिस्ट्रिक्ट इन सिंध, जिसको आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वहां पे लोकेटेड है। जो मोहनजोदारो वर्ड है उसका मतलब होता है मूंड ऑफ द डेड, और जो ग्रेट बाथ है वो 12 मीटर लंबा है, 7 मीटर वाइड है और 3 मीटर गहरा है, और उसमें काफी साइड रूम्स भी हैं चेंज क्लोथ्स करने के लिए। और ये भी माना जाता है कि ये जो ग्रेट बाथ है इट वाज सर्व्ड सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल बाथिंग आल्सो। इसके अलावा गाइस कुछ और चीजें हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो से रिलेटेड है, जैसे कि रॉपर हो गया जिसको रूपनगर के नाम से जानते हैं, आलमगीरपुर हो गया, ठीक है, और राखी गरही हो गया। ये कुछ ऐसे हैं जो कि लार्जेस्ट साइट्स रहे हैं, मतलब बेसिकली साइट्स रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, तो आप ये जरूर से पढ़िएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, next question. Social welfare directive principle in the Indian constitution largely fall under the category of which principle? So it basically fall under Gandhian principle. गांधीयन प्रिंसिपल जिसे हम समाजवादी सिद्धांत बोल रहे हैं, सो समाजवादी सिद्धांत बेसिकली होता क्या है? ये जो सिद्धांत होता है समाजवाद की विचारधारा पर विचार करता है, और ये जो सिद्धांत होता है ये एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करता है। इसके अलावा उदारवादी सिद्धांत भी होते हैं, ये उदारवाद के विश्व दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोब मीन्स पूछा गया था, डोब का मतलब क्या होता है? सो DOAB बेसिकली मीन्स अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स। Okay guys, and we have the last question for today's video. Article 21A was added by which constitutional amendment act? तो guys 86th constitutional amendment act of 2002 जो आया था वो उसमें article 21A add कर दिया गया था। And if we talk about कि article 21A क्या बोलता है, so it basically deals with the right to education as the fundamental right to all the children under the age of 6 to 14 years by inserting this particular article in the constitution, ठीक है? So that is about article 21A. That's it guys, now it brings us to the end of today's video. Those were the very important GK GS questions जो कि आज यानी कि आपके 5th of March के आपका जो RPF का पेपर हुआ है उसमें पूछे गए थे। If you guys like the video and found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island.
आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love to all of you all. Thank you.